तो एक तो ये मोटिवेशन था हमारे लिए कि भाई नौकरी लग जाएगी। तो पहली बार मेरी याद में ऐसा हुआ 2007 में कि घर में दूध बेचना पड़ा। लालटेन या जो डिबरी मिट्टी के तेल के साथ केरोसिन के साथ जो जलाई जाती है उसमें पढ़ाई करने वाला वो बच्चा एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभाल रहा है। अगर आज की तारीख में हमारे फाइनेंसेस, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी है कि हम बड़ी डिग्रियों के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं पवन कुमार, डिप्टी कमांडेंट CISF। आजकल मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ एज अ चीफ एरोड्रम सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद का छात्र रहा हूँ। मैंने वहाँ पर 1999 से 2006 तक पढ़ाई की है, 6ठी से 12वीं तक। नवोदय विद्यालय के बारे में बचपन में मैंने जब पहली बार सुना था तो ये सुना था, एक मिथ था, वो ये कि वहाँ जब भी बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो शुरू में 10,000 रुपये उनको देने हैं और जब बाहर निकलेंगे पढ़ाई करके तो नौकरी लग के ही निकलते हैं। तो एक तो ये मोटिवेशन था हमारे लिए कि भाई नौकरी लग जाएगी। गांव देहात में एक नौकरी लगना उस समय बहुत प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। फिर साथ में एक और चीज़ थी, मैं अजीब सी है, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, वो ये कि गांव के कुछ लोग, पड़ोस के गांव के कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि इनके आजकल नखरे थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगता है जूते में दाल पिलानी पड़ेगी। तो बेसिकली जूते में दाल पिलानी पड़ेगी एक मुहावरा टाइप का है हमारे यहाँ। वो ये है कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो उनको खाने के लिए जो खाना वाना दिया जाएगा तो वो जूते में डाल करके दिया जाएगा, ये चीज़ थी। तो हमारे लिए ये था कि वहाँ गांव से निकलना है, उस माहौल से निकलना है ताकि इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके और अपने जीवन को मतलब सही दिशा में ले जाएं। तो उस माहौल से निकलने के लिए मेहनत की, सिलेक्शन हुआ। लेकिन उस सिलेक्शन के पीछे एक व्यक्ति थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी के मित्र हैं, प्रकाश चंद्र यादव सर थे। उन्होंने सुबह शाम दिन रात मेरे साथ, मेरे मोहल्ले के कई सारे बच्चों के साथ मेहनत की। हमको रात में पढ़ाते थे, सुबह 4 बजे आ जाते थे। हमारे पढ़ाने के साथ साथ हमारे साथ वो योगा क्लासेस, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते थे। तो उन्होंने बेसिकली मुझे तैयार किया इस कंपटीशन के लिए। लालटेन या जो डिबरी मिट्टी के तेल के साथ, केरोसिन के साथ जो जलाई जाती है उसमें पढ़ाई करने वाला, या उसके साथ में उसके जैसे और भी गांव के बच्चे सब पढ़ाई करने वाले थे। वो बच्चा एक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभाल रहा है अगर आज की तारीख में। तो उसके पीछे जो उसके नींव में जो मामला है, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी नवोदय विद्यालय और वहाँ के गुरुजनों ने, वहाँ के दोस्तों की दी हुई है, वहाँ के साथियों की दी हुई है, वहाँ के पूरे स्टाफ ने जो मेहनत की है हम लोगों के साथ मिलके, वो है। मुझे याद है मेरे घर में कभी भी मेरी याद में दूध नहीं बेचा गया था। पहली बार जब बीटेक में एडमिशन हुआ मेरा, 12th के बाद 1 साल मैंने गैप किया, तैयारी की IIT में जाने के लिए, नहीं हो पाया। फिर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, तो वहाँ जाने के लिए जब फीस भरनी थी तो पैसे का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ थोड़ी सी कमी पड़ी। तो पहली बार मेरी याद में ऐसा हुआ 2007 में कि घर में दूध बेचना पड़ा। तो मेरी याद में पहली बार जब दूध बेचा गया तब मुझे बुरा लगा कि हमारे फाइनेंसेस, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी है कि हम बड़ी डिग्रियों के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, या जो भी समस्याएं हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं अपने पिताजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जैसे भी मैनेज किया। एक बात, बचपन में नवोदय विद्यालय में जाने से कुछ दिन पहले की बात है, एक दोस्त था मेरा, उसके यहाँ काफ़ी ज़मीन थी, 500 बीघे, जो 100 एकड़ के आसपास होती है। वो बोल रहा था, मैंने घर में ऐसे ही आके बताई, तो मम्मी ने पापा से कहा कि ये पवन ऐसे बोल रहा था। तो उन्होंने बोला, शाम को मुझे बिठाया पास में, बोले कि बेटा देख, मैं 100 एकड़ ज़मीन तो तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जो भी जायज़ खर्चे हैं, एक भी पैसा कम मत करना उससे। लेकिन नाजायज़ खर्चे होंगे भाई, उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ आज तक मेरे पास है, मैं उस चीज़ को अभी तक अपने पास रखे हुए हूँ। और यही बात अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, बाकी सबको बताना चाहता हूँ कि अपने जायज़ खर्चों के लिए आपके पेरेंट्स कभी मना नहीं करते और जायज़ खर्चे ही कीजिए। तो UPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट फॉर CAPF, उसके थ्रू आप ऑफिसर ग्रेड में आ सकते हैं। क्लास 1
गेजेटेड ऑफिसर होते हैं भारत सरकार के। मैं उसी परीक्षा से सिलेक्ट हुआ, 2012 में परीक्षा दी, 13 तक रिजल्ट आया और 14 से इस फोर्स को मैंने ज्वाइन किया। लगभग 9.5 साल की सर्विस हो चुकी है। इसमें कहीं ना कहीं वो कोर स्ट्रेंथ, कोर वैल्यूज़ जो बनी रहीं, वो एक तो घर में पहले दादी से सीखी, पापा से सीखी, टीचर्स जो मेरे गांव में थे उनसे सीखी। उसके बाद उनको जो पंख मिले, उन चीज़ों को जो वहाँ सीखा था मैंने, वो है नवोदय विद्यालय। वहाँ के मेरे साथी, उनमें सत्येंद्र का नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगा। एक इंद्रजीत भैया थे, हमसे एक बैच सीनियर हैं, उनका नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगा। और भी सीनियर्स हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी किसी भी मामले में टीचर्स के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, एक बैच भी सीनियर है आपसे, वो एकदम बताते हैं। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो दूसरे से पूछ के बताएं। कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई सवाल आपके मन में है, आप पढ़ाई के समय कुछ दिक्कत आई है कोई भी, और उसका सोल्यूशन विद्यालय के अंदर, कैंपस के अंदर ही आपको नहीं मिला हो। मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो 7-8 घंटे तक की क्लासेस होती थी, कुछ घंटे रूम पे रह के भी पढ़ाई होती थी। कई बार पालथी मार के बैठता था। मेरे जो साइड के पैर में जो गांठ होती है ना, हल्की सी एंकल के पास, उनमें निशान पड़ गए थे। ये मेरे साथ अकेला नहीं हुआ है, बहुतों के साथ होता है। बस मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा था कि मेहनत से जी नहीं चुराना है। आपके शरीर पे कुछ ना कुछ निशान ऐसा बन जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी कि मैंने तैयारी में, मैंने स्ट्रगल के टाइम पे, मैंने किसी नौकरी की तैयारी के लिए, किसी कंपटीशन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। उंगली में लोग बोलते हैं कि पढ़ने वालों के हाथों में कहाँ ठेठे पड़ती हैं। मैं जब उस टाइम पे लिखता था, और बहुत सारे लोग जो 8 घंटे 9 घंटे जिनको लिखना पड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, तो यहाँ उंगली में ठेठ पड़ जाती है। ठेठ मतलब हार्ड स्किन हो जाती है, वो कलम पकड़ने से सिर्फ। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको बड़े परीक्षाएं पास करनी हैं, स्पेशली आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, उनके पास करने के लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और लिख आप तब पाएंगे जब आपके पास बहुत अच्छा शब्दकोश होगा। शब्दकोश तब बनेगा जब आपने किसी भाषा पे काम किया है, किसी भाषा को आपने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। तो मेरी एक बार गुजारिश ये रहेगी कि आप पढ़िए, नए शब्द सीखिए, उनके प्रयोग किस तरह से हो सकते हैं वो सीखिए, बड़े विद्वानों की उनके भाषण सुनिए, उनकी स्पीचेस को सुनिए, उनके विचार सुनिए, उनके तार्किक तरीके सुनिए, सीखिए कि वो किस तरह से तर्क करते हैं किसी बात को अपने को रखने के लिए। तभी जीवन में, ज़रूरी नहीं कि आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, जीवन में भी जब भी आप तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं, फैक्ट्स के साथ बात रखते हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हम सब, स्पेशली नवोदय विद्यालय के जो छटे हुए लोग हैं, क्रीम हैं जो ज़िले की, उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है, विशेष कर्ज है कि हमने जो भारत सरकार के द्वारा जो पूरा फंडेड विद्यालय में हमने पढ़ाई की, हमारी ड्रेस, हमारा खाना, हमारे रहने की चीज़, हमारी बुक्स, हमारी पेन पेंसिल नोटबुक्स, सब कुछ फ्री हमको मिला। तो उसके लिए हमारे ऊपर एक कर्ज है कि हम समाज को क्या लौटा पाएँ। और उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डोनेशन या बड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि बिजली कहीं बर्बाद मत होने दीजिए, कहीं पानी बर्बाद मत होने दीजिए, समय अपना बर्बाद मत करिए या किसी दूसरे का समय बर्बाद मत करिए। कई बार होता है कहीं हमको जाना है, हम आधा घंटा लेट हो गए, पता लगा वहाँ हमारे लिए 20 लोग इंतज़ार कर रहे थे। आप सोचिए, आधा घंटा आपने अपना बर्बाद किया, उन 20 लोगों का आधा घंटा बर्बाद किया, आपने टोटल 10.5 घंटे बर्बाद कर दिए। तो पंक्चुअल होने की कोशिश कीजिए, पंक्चुअल रहिए, नई चीज़ें सीखिए, कभी झिझकिए मत नई चीज़ें सीखने से। और मैं ये जानता हूँ कि नवोदय विद्यालय का बच्चा कभी भी, कहीं भी कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है और बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय 600-650 से अधिक विद्यालय पूरे देश में हैं। उनमें से लगभग 19 लाख से अधिक विद्यार्थी आज की तारीख में पास आउट हो चुके हैं। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स, वहाँ रहने वाले स्टाफ्स, वो लोग, उनके परिवार के लोग, ये लगभग 20-21 लाख के आसपास का बड़ा परिवार है। बहुत एक्सटेंडेड फैमिली हमारी इतनी बड़ी है। देश भर में किसी कोने में आप जाइए, आपको मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे नहीं, बड़े प्रेम से मिलेंगे, आपकी हर संभव सहायता करेंगे। साथ में साइंटिफिक टेम्पर अपनाइए, जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों में भी एक जगह मेंशन है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि किसी भी बात को अंधे होकर के, अंधविश्वास के साथ मत मानिए। किसी ने बोल दिया, किसी एक्स पर्सन ने बोला है,
हमारी उनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत मानते हैं उनको, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, तो इसलिए केवल उनकी बात मान ली जाए? नहीं। तर्क करिए। विवेकशील होने की वजह से ही हम जो मनुष्य हैं, जानवरों से अलग हैं, अन्य पशुओं से अलग हैं, अन्य प्राणियों से अलग हैं। सिर्फ इसलिए हम बाकी पशुओं से सिर्फ इसलिए अलग हैं कि हम में वो विवेक है, हम में वो क्षमता है कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जंगली जानवरों से अलग है, बाकी और भी जो हमारे पालतू जानवर हैं उनसे अलग हैं, और इसीलिए हम उनको पालतू बना पाए कि हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, हम विवेकशील हैं। तो अपने विवेक को किसी एक व्यक्ति, किसी 10 व्यक्तियों के कहने पर क्षीण मत होने दीजिए, उसको कुंद मत होने दीजिए। विवेक को अपने तैयार रखिए, हमेशा धार लगाते रहिए। इसके साथ में हम अपनी बेहतरी के लिए, स्वयं की बेहतरी के लिए, मैं जो पर्सनैलिटी कल था, जैसा व्यक्ति मैं कल था, उसमें क्या इम्प्रूव हुआ आज, उस पर नज़र रखें। इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रूव नहीं होंगे तो हम लगातार वही बने रहते। अगर मनुष्य इम्प्रूव नहीं होता तो वही बना रहता जो पेड़ों पे रहता था या गुफाओं में रहता था, या उससे पहले भी। आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है पाषाण काल में या उससे पूरा पाषाण काल में किस तरह से हम लोग 4 पैरों पे चलते थे। अगर इम्प्रूव नहीं हुए होते हम मनुष्य तो 4 पैरों पे आज भी चल रहे होते। आज भी हम डर रहे होते कि कोई जानवर हमको खा जाएगा, या झुंड में कहीं शिकार करने के लिए जा रहे होते अपने भोजन के लिए। फसलें बड़े बड़े स्तर पर फसलें उगा नहीं पाते, भोजन तैयार नहीं कर पाते। आज जो प्रगति हमने की है चांद तक पहुंचने की या उससे आगे मंगल तक पहुंचने की, सौर मंडल के बाहर भी अपने यान भेजने की, वो सब नहीं कर पाते। इसलिए वो इतनी बड़ी प्रगति का मूल है हम स्वयं में बदलें। हम खुद जब बदल जाएंगे, उसके लिए अपने आप पे काम करना जारी रखिए प्लीज़, कि आज जो मैं व्यक्ति हूँ वो कल मैं उससे बेहतर हो जाऊंगा। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं कि आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं। सोशली फिट मतलब आपकी फिटनेस, आप सामाजिक रूप से जागृत हैं, सामाजिक रूप से कनेक्टेड हैं लोगों से। समाज आपको पहचान रहा है, आप समाज को पहचान रहे हैं, समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी आपको है, उनसे आप प्रभावित इस तरह से होते हैं कि उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकें, अपने आप में पॉजिटिव चेंज कर सकें, अपने शरीर को फिट रख सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, बीमार ना हो। या बीमार होने से बचने के लिए हमको अपने आप में क्या करना चाहिए? एक्सरसाइजेज हैं, योग है, सही नींद लें। और सोशली हमको फिट होने के लिए, सोशली स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि लोगों से मिलते रहें, लोगों से बातचीत करते रहें। सिर्फ स्मार्टफोन या टैब के जरिए ही उनसे बात ना करें, फिजिकली भी जाकर मिल लिया करें, बातचीत करें लोगों से, दोस्तों से मिलें। एक बोलते हैं ना, प्यार अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। दोस्तों से मिलिए, क्योंकि दोस्त ही हैं जो आपको बुढ़ापे तक जिंदा रखेंगे, जिंदा दिल रखेंगे। इसके साथ साथ में सोशल जो स्वास्थ्य की बात कर रहा था मैं, इसके साथ में एक है वित्तीय स्वास्थ्य। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो काम कभी उसके घर में नहीं हुआ, अपनी संपत्ति बेचनी नहीं पड़ेगी, अपने घर की भैंस का दूध नहीं बेचना पड़ेगा। जय हिंद।